नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उस जो इससे पहले का पार्ट था कोशिका का, उसके आगे की बात करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कोशिका के संदर्भ में, सेल के रेफरेंस में, कि कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले कोशिका किसने खोजी, सबसे पहले नॉन लिविंग सेल किसने खोजी, सबसे पहले लिविंग सेल किसने खोजी, जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हुई थी। और फिर इसके बाद हमने बताया था कि कोशिकाओं को हम किन किन आधारों पर बांट सकते हैं। तो हमने उसके 3 आधार को बताया था। एक था कि हम कोशिकाओं को उनकी साइज के आधार पर बांट सकते हैं, एक था कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये हमने कुछ आधार की बात की थी। और जब हमने साइज की बात की थी कि साइज के आधार पर भी कोशिकाओं को बांट सकते हैं, तो उसमें हमने 2 तरह की कोशिकाओं के बारे में बताया था। उन 2 तरह की कोशिकाओं में पहली कोशिका थी अविकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी थी विकसित कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले के वीडियोस में हमने ये सारी बातें कर ली है आपसे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित कोशिका क्या होती है, कहां कहां पाई जाती है, किस प्रकार की संरचना होती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया था। लेकिन उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, इसके बारे में भी बात हो गई थी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक यूकैरियोटिक कोशिका में, अब चूंकि जंतु कोशिकाएं भी हैं इसमें वनस्पति कोशिकाएं भी हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के हम दोनों जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों के बारे में बात करेंगे। बाद में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल यूकैरियोटिक सेल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक कोशिका की खोज के संदर्भ में बात थी वो चूंकि पहले हो चुकी है, तो उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात होती है किसी भी कोशिका के उसमें कि कोशिका क्या है, किस प्रकार की कोशिका है। तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ सिद्धांत जरूर होंगे। तो इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है वो सिद्धांत है स्लाइडेन और स्वान का। वो सिद्धांत है स्लाइडेन और स्वान का। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें स्लाइडेन साहब ने एनिमल सेल के बारे में बताया था और स्वान साहब ने प्लांट सेल के बारे में बताया था। स्लाइडेन साहब ने इसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में, और स्वान साहब ने प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था जो है कि इनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनकी जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो प्राथमिक इकाइयां हैं, महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, वह लगभग समान हैं। लेकिन इनमें कुछ की डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी कुछ ना कुछ इनमें अंतर भी होते हैं। अब आज चूंकि हम एक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस यूकैरियोटिक कोशिका के जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, यानी उनकी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज को देखेंगे। जैसे ये हमारी सपोज दैट कि एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है एक। अब इस एनिमल सेल में जो अलग अलग पार्ट हैं, उनको एक अलग अलग जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनलीज है, थोड़ा हम जनरली उनके बारे में बात कर लेते हैं और बाकी फिर इसको हम डिटेल आगे करते हैं। एक एक पार्ट को इसके हम लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में बात करेंगे। और केंद्रक के विभिन्न प्रकार के जो केंद्रक के 4 भाग हैं,
उसके बारे में बात करेंगे हम, और थोड़ी सी प्रोकैरियोटिक से तुलना भी करते हुए चलेंगे। केंद्रक के बाद हम इनमें से जितने भी अलग अलग कोशिकांग हैं, जैसे कि गाल्जी ऑपरेटस है, गाल्जी बॉडी कहते हैं इसको हम आप, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, तारक काय बोलते हैं इसको हम हिंदी में, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म इसका पार्ट है जो इस तरह से फिलअप रहता है पूरा साइटोप्लाज्म इसमें, इस तरह से पूरा का पूरा हम ये साइटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में भी डिटेल आपसे बात करेंगे। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में भी बात करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतिबी जाली क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है और ये रफ, जो दानेदार यहां पाए जा रहे हैं वो क्या है, यहां पर इसके ऊपर ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इनके बारे में हम पूरा बात करेंगे। और यहां पर जो न्यूक्लियर फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ये यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज न्यूक्लियर फ्लूइड। तो हम न्यूक्लियर फ्लूइड के बारे में भी यहां पर बात करेंगे, एक एक कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। और फिर कोशिकांगों के बाद हम आएंगे कोशिका के विभाजन पर, तो कोशिका विभाजन की भी बात आपसे होगी। फिलहाल हम आगे इसका शुरू करें तो थोड़ा सा एक शब्द आता है, इसके बारे में डिटेल हम लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और वो शब्द है प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य बोलते हैं इसको हिंदी में। है क्या प्रोटोप्लाज्म? एक्चुअली जीव द्रव्य एक संकल्पना है। जीव द्रव्य मतलब जीवन का आधार, जो सबसे आधारपूर्ण आधारिक संरचना इसको कह सकते हैं आप, बेसिक पार्ट कह सकते हैं आप उसको, उसे हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य। जीवन की प्राथमिक इकाई के तौर पर भी जीव द्रव्य को आप मान सकते हैं। अब इसमें प्राथमिक इकाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो दरअसल जीव द्रव्य शब्द आया कहां से? इस जीव द्रव्य जो सबसे पहले शब्द आया, उस शब्द को सबसे पहले ले आए जेई पुरकिंजे साहब। जेई पुरकिंजे साहब, ये जेई पुरकिंजे, सबसे पहले इस शब्द का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? जेई पुरकिंजे साहब ने। लेकिन इस प्रोटोप्लाज्म को खोजा किसने? डुजार्डिन साहब ने। डुजार्डिन 1835 में एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म एक है। अब है क्या वास्तव में प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल, इसमें कोई रंग नहीं होता है, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। लेकिन अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात, क्योंकि यहां पर अगर देखें दो चीजें हैं, जैसे हम थोड़ा सा पीछे आए, इस सेल को देखिए आप, तो इस सेल में अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर जो भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। अंदर जो भरा हुआ है, ये जो भरा है दिखाई पड़ा है आपको यहां पर बीच में, ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो आगे हम आपको बताएंगे भी, अलग से लिखाएंगे भी आपको। देखिए साइटोप्लाज्म जो है, इस केंद्रक को छोड़ दीजिए, ये जो केंद्रक आप देख रहे हैं, ये जो बीच का पार्ट है न्यूक्लियस, इस पूरे केंद्रक को छोड़ दीजिए। अगर इस केंद्रक को आप छोड़ देते हैं तो केंद्रक के बाद जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं वो सब कही जाती हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। केंद्रक को छोड़कर जितनी भी संरचना पाई जा रही है ये क्या है? कोशिका द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म है। लेकिन अगर हम केंद्रक को भी ले लें, केंद्रक को भी शामिल कर लें और पूरे और जितने भी भाग हैं कोशिका के, इन सब को शामिल कर लें, तो हम कहेंगे जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, किसमें? जीव द्रव्य में और कोशिका द्रव्य में, यानी प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में। तो वो क्या है कि अगर आप पूरी कोशिका को शामिल करते हैं, पूरी कोशिका के समस्त कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेलीज को शामिल करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तब उसको हम, यानी पूरा जितना आप पार्ट देख रहे हैं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। लेकिन अगर हम इस केंद्रक को छोड़ दें, इस बीच वाले पार्ट को छोड़ दें, केंद्रक को छोड़ दें, बाकी सबको ले लें, तब उसे हम क्या कहेंगे?
कोशिका द्रव्य, यानी इस केंद्रक के जो 4 भाग हैं उनको भी छोड़ दें। केंद्रक के 4 भाग कौन कौन से हैं? ये बाहर का पार्ट, ये केंद्रक कला है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसे हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियर फ्लूइड, ठीक है, उसको भी छोड़ दें। बीच में जो यहां पर देख रहे हैं संरचना, वास्तव में संरचना यहां पर थोड़ा सा होती है, ठीक है, यह है न्यूक्लियोलस, और इसके बीच में डीएनए और आरएनए के धागे पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे। तो ये 4 मिलकर के क्या बनाते हैं? केंद्रक बनाते हैं। तो हम केंद्रक को छोड़ दें और बाकी सब कोशिकांगों को ले लें तो उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर केंद्रक सहित जितने भी कोशिकांग हैं इन सबको हम अगर साथ ले लेते हैं तो उसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज हमने यहां पर नोट डाउन है, देख लीजिए आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट मिनिमल, यानी बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में, बहुत ही कम डिफरेंस दोनों में है। बोथ द टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट साइटोप्लाज्म इज all the material inside the cell membrane except for the nucleus। न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जितने भी भाग हैं वो सब किस में आएंगे? साइटोप्लाज्म में आएंगे, कोशिका द्रव्य में आएंगे। एंड द प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके अंदर सब सारे के सारे कोशिकांग भी आ जा रहे हैं। तो उन सब को अगर शामिल कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? इसको जीव द्रव्य कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये हमने बेसिक पार्ट आपको बताया किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बेसिक जानकारी हमने आपको दिया, जीव द्रव्य के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। आइए अब इसके बाद हम कोशिका के एक एक भाग के बारे में समझेंगे, एक एक कोशिकांग को समझेंगे। सबसे पहले पहला जो कोशिकांग हम ले रहे हैं वो है आपका कोशिका भित्ति यानी कोशिका कला। कोशिका भित्ति और कोशिका कला दोनों में कुछ डिफरेंसेज होगा, दोनों में काफी अंतर है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले समझते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका कला क्या होती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति एक ऐसी संरचना है बेसिकली जो बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज पादप कोशिका में पाया जाने वाला एक ऐसा तरल पदार्थ है जो थोड़ा अर्ध ठोस अवस्था में भी हो सकता है, और ये कि सेलुलोज केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही मिलता है। इस सेलुलोज का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कागज बनता है इस सेलुलोज से ही, जितनी भी चीजें इस टाइप की, कपड़ा भी बनता है सेलुलोज से, कई चीजें सेलुलोज से बनती हैं। तो ये सेलुलोज एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है और ये कोशिका द्रव्य का ही एक भाग है, और इसी से अल्टीमेटली क्या बन जाती है? कोशिका भित्ति बन जाती है। और ये एक सेमी रिजिड पार्ट है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड पार्ट के तौर पर भी होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज द सेल वॉल। द सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ये आप याद रखिएगा क्योंकि कुछ पूछा जाता है, केवल प्लांट से पाई जाती है। एंड इन सम फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी आल्सो। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम्स रिजिड इन इट्स टेक्सचर। ध्यान दें आप, कोशिका कला जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो पादपों में भी है, वो जंतुओं में भी है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जा रही है? पादपों में ही पाई जाती है। सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज, मैंने बताया भी आपको, व्हिच इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये कोशिका जो द्रव्य है उसका लगभग अर्धठोस भाग होता है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, कोशिका कला के बारे में बात करेंगे। अब ये कोशिका कला क्या है? कोशिका कला क्या है? मैंने कहा कि कोशिका कला दोनों में पाई जा रही है। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय क्रैमर एंड नगेली। इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? क्रैमर और नगेली ने दिया था। क्रैमर और नगेली ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने इस कोशिका
कोशिका कला के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझाया था कि कैसे ये कोशिका कला कार्य करती है, कैसे काम करती है, और उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या। ये आप याद रखेंगे। इस मॉडल को किसने दिया था, इस मॉडल को प्रपोज सबसे किसने किया था, सिंगर और निकोलसन ने सबसे पहले इस मॉडल को प्रपोज किया था और नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल about the work of the cell membrane. According to this model, fluid native of lipids helps in the movements of protein within the membrane. कैसे लिपिड, प्रोटीन और स्टार्च का पार्ट या कार्बोहाइड्रेट का पार्ट या अदर पार्ट्स कैसे सेल मेम्ब्रेन में इंटर करते हैं और कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटी जो हो सकती है, उन सारी एक्टिविटी को करने के साथ ही जो उसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं वो कैसे बाहर आते हैं, इसके बारे में बताया था। ये हम आपको अलग से अभी समझा रहे हैं। कुछ सामान्य बातें और, सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the entry of only some substances and prevents the movement of some other materials. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन और क्या है। कुछ चीजें यहाँ पर और हमने बताई हुई हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन all cells and separates the interior of the cell from the outside environment. Outside environment it means जो cell membrane का जो outside part है, that was tissue fluid. The cell membrane consists of lipid bilayer that is semi permeable. Semi permeable का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है किसी चीज को, किसी के लिए पारगम्य यानी कोई इस पार से उस पार जा सकता है, परमिएबल, और किसी के लिए अपारगम्य जिसको वो नहीं आने दे सकता है। तो अगर किसी को आने दे रहे हैं कोई चीज और किसी को नहीं आने दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो अर्धपारगम्य है। पूरी तरह से पारगम्य भी नहीं है और पूरी तरह से अपारगम्य भी नहीं, यानी इम्परमिएबल भी नहीं है। ऐसी किसी भी संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। तो यहां इसके सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल से मतलब यहां पर आयंस से है, या जितने भी आपके फूड मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम स्पेशली सिक्स पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, आपका वाटर, इतनी सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। ये हम आपसे पहले ही बता चुके। द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हम पहले ही बात कर चुके आपसे। इट इज सेमी परमिएबल, ये भी बात हो गई आपसे, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड, स्पेशली ये बनी होती है फास्फोलिपिड की और प्रोटीन की। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम इस डिफरेंसेस पे आने से पहले हम आपको दोनों में डिफरेंस बताएं। इसके डिफरेंस से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करती है। जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये काम कैसे करती है, किस प्रकार से काम करती है। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए ये ढेर सारी सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में एक लिक्विड भरा है, हम इस लिक्विड को कह देते हैं कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं
शायद ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम दूसरा कलर लेते हैं। ये ब्लैक आपको दिखेगा। ये अंदर जो भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब जो ये अलग अलग कोशिकाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन अलग अलग कोशिकाओं को, ये कोशिकाओं का समूह है, ये पूरा कोशिकाओं का समूह है। और इस कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो इसी तरह से समूह में रहती हैं। अब अगर ये टिश्यू हुआ, पूरा ऊतक हुआ, तो इसके बीच में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को क्या कहेंगे हम? कि यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, आउटसाइड में, सेल्स के आउटसाइड में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। देखिए, जो जिसमें फिलअप होगा, फिल्ड होगा, उसको हम उसी के नाम से बुलाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊतक द्रव्य यानी टिश्यू फ्लूइड। ऊतक द्रव्य यानी टिश्यू फ्लूइड। अब देखिए, जैसे हम किसी अंग की बात करें या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई चीज कोशिका के समूह में है, तो चाहे हमारा शरीर हो, चाहे वो वनस्पतियों की किस रचना हो, उन सब में इसी तरह की चीजें होती हैं। लेकिन स्पेशली प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज आएगी, यानी कोई भी मिनरल्स आएगा, कोई भी पोषक पदार्थ आएगा, तो सबसे पहले वो कहां आएगा? इस ऊतक द्रव्य में आएगा। इस ऊतक द्रव्य के आने के बाद, इस ऊतक द्रव्य में आने के बाद वो कहां आएगा? इस कोशिका कला को पार करेगा और कहां चला आएगा? कोशिका द्रव्य में चला आएगा। यानी जो भी मिनरल्स आएंगे इस ऊतक द्रव्य में, टिश्यू फ्लूइड में, वो पहले इंटर कहां करेंगे? कोशिका कला को पार करके कहां आएंगे? कोशिका द्रव्य में आएंगे। अब कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होंगी। ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं, ये उपापचयी क्रियाएं इसी कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। कोशिका द्रव्य में संपन्न होने के बाद किसी भी उपापचयी प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी के संपन्न होने के साथ क्या होता है? इसमें से जो कुछ एक्सक्रीटरी चीजें भी बनती हैं। दूसरा, कुछ यूजफुल। तो जो यूजफुल हैं वो तो क्या होंगी? वो आपकी बॉडी में यूज हो जाएंगी। लेकिन जो एक्सक्रीटरी होंगी, इन्हें आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो जो यूजफुल हैं वो तो आपकी बॉडी में यूज हो जाएंगी, लेकिन जो एक्सक्रीटरी हैं यानी जो हार्मफुल हैं, एक्सक्रीटरी कौन है? जो आपके लिए हार्मफुल है, जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं है, वही आपके लिए हार्मफुल होती हैं। तो इनको क्या किया जाएगा? बॉडी से निकाला जाएगा। अब देखिए, ये सब चीजें आई, अब यहां से कुछ चीजें निकलेंगी भी। जैसे अब ये मान लीजिए कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये बॉडी से क्या होंगे? निकाले जाएंगे। ये बॉडी से निकाले जाएंगे। तो अब ये निकल के कहां जाएंगे? टिश्यू फ्लूइड में जाएंगे। और फिर टिश्यू फ्लूइड से जो है ये कहां पहुंच जाएंगे? ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। और ब्लड के थ्रू ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जाएंगे, यानी उत्सर्जी अंगों में जाएंगे। और फिर उन उत्सर्जी अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। जैसे अतिरिक्त जल है तो उसको किडनी ब्लड से फिल्टर कर देगी। जो यहां से जब ये आया तो इसमें से ऑक्सीजन भी साथ में आई, लेकिन जब निकलेगी तो क्या बन जाएगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? हमारे फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में जाएगी, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरह से अब ये सब कुछ, यानी किसी भी चीज का आना और किसी चीज का जाना, यानी पदार्थों का आना और पदार्थों का जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? विनिमय। विनिमय, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स। अब ये विनिमय हुआ यानी एक्सचेंज हुआ। ये एक्सचेंज संभव कैसे हो पाया? ये एक्सचेंज पॉसिबल कैसे हो पाया? ये एक्सचेंज पॉसिबल इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन यहां देख रहे हैं आप,
ये मेम्ब्रेन कैसे काम कर रही है? अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति काम कर रही है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की भांति काम कर रही है। अभी भी यहां सेमी परमेबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि पदार्थ आए हैं और पदार्थ गए, तो क्या नहीं जा पाया? भाई देखिए, इसमें दूसरे जो माइक्रो होते हैं, जो बड़े पदार्थ हैं, वो चाहे हानिकारक हो चाहे वो लाभदायक हैं, वो इस कोशिका कला को पार करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो इस कोशिका कला को पार करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ना ही कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जा रहे हैं, भाई इसी के अंदर क्या पाई जा रही है? इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, इसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसी के अंदर गाल्जी बॉडी पाई जा रही है, इसी के अंदर जो है लाइसोसोम, जो कुछ भी है सब्सटेंसेस, क्या ये इस कोशिका कला को पार करके बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अगर ये कोशिका कला को पार करके बाहर नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें इसमें से जा सकती हैं, कुछ पदार्थ या कुछ भाग इसमें जा सकते हैं बाहर, और कुछ इसमें प्रवेश कर सकते हैं अंदर। लेकिन जो नहीं जा सकते हैं या जो नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके लिए अपारगम्यता है, उनके लिए इम्परमेबिलिटी है। इसीलिए हम इस कोशिका कला को क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति में ऐसी कला नहीं हो सकती है, कोशिका भित्ति में यह गतिविधि नहीं हो सकती है, लेकिन कोशिका कला में यह हो सकता है। इसीलिए कोशिका कला को हम क्या बोलते हैं? ये अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति काम करती है। और जो मैंने इससे बाद अभी आपको जो पढ़ाया, ये जो मैंने बताया, इसी को स्पेशली हम क्या बोलते हैं? इसी को स्पेशली हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि कोशिका कला और कोशिका भित्ति कैसे काम करती है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। एक एक लाइन में थोड़ा समझते हैं इसको हम। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड इन सम फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा। यानी कोशिका भित्ति केवल यहां पाई जाती है प्लांट्स में, और सेल मेम्ब्रेन जो हमारी है, कोशिका कला जो है, ये सभी जंतुओं में पाई जाती है। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये बाह्य भाग होती है किसकी? कोशिका, ये किसकी? पादप कोशिका का बाह्य भाग होती है, जबकि ये जंतु कोशिका का बाह्य भाग होती है। देखिए, जंतु कोशिका का बाह्य भाग होती है। द सेल वॉल इज 0.1 माइक्रोन टू सेवरल माइक्रोन इन थिकनेस। थोड़ी ये मोटी होती है, जबकि ये नैनोमीटर में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लगभग 7.5 टू 10 नैनोमीटर तक हो सकती है। जाहिर सी बात है, ये भारी है, ज्यादा मजबूत है, इसलिए सेमी सॉलिड है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर देखेंगे आप, तो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, जो सेल वॉल है, पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर एंड सेलुलोज किसकी बनी होती है? स्पेशली पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की बनी होती है। लेकिन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। जबकि इसका मोस्ट पार्ट क्या होता है? एक तो इट इज अ लिपिड बाइलेयर एंड इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फास्फोलिपिड और प्रोटीन मैंने आपको इससे पहले बताया था। इट इज द थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर विद अ फिक्स्ड शेप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोशिका भित्ति का यानी सेल वॉल का थिक होता है, रिजिड होता है और फिक्स्ड शेप, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। जाहिर सी बात, अगर कठोर है, थोड़ी सॉलिड है, तो इसका आकार में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इट इज थिन, ये पतली है, एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। अब अगर कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, और उसका जो शेप होगा वो चेंजेबल होगा, वो थोड़ा बहुत क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। थोड़ा नेक्स्ट डिफरेंस इसमें हम, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य भाग है ना,
तो बाह्य भाग है तो कोशिका भित्ति क्या करेगी, इसको बाह्य भाग के घर्षण से बचाएगी। इट प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। स्पेशली जो कोशिकांग हैं, सेल वाल हैं, ठीक है, वो इसमें सुरक्षित रहें और सारी जो उपापचयी गतिविधियां हैं वो उनमें अच्छी तरीके से होती रहे, इस पर ध्यान देती है, ये इसका काम है। द सेल वॉल इज द मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मोस्टली ये क्या होती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, इसीलिए इसको हम मृत भी मानते हैं। कोशिका भित्ति को प्रायः मृत भी माना जाता है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ द आयंस हो रहा है। द सेल वॉल ग्रोज इन थिकनेस ओवर टाइम। इसकी थिकनेस क्या होती है, बढ़ती रहती है, इसीलिए इसका आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है, ड्राइज होता जाता है, सूखता जाता है, और इस तरह से मोटा होते हुए और सूखते हुए धीरे धीरे कोशिका भित्ति मृत हो जाती है, एक तरह से उसको डेड मान लिया जाता है। जबकि इट इज द सेम थिकनेस फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जबकि कोशिका जो कला होती है, इसकी थिकनेस जो होती है वो हमेशा ही मेंटेन होती है, एक जैसी होती है। द सेल वॉल इज फुली परमिएबल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद इन द साइज ऑफ। बहुत ही जो माइक्रो साइज होते हैं उनके लिए क्या होती है, ये थोड़ी सी परमिएबल होती है, लेकिन द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ही मैंने अभी समझाया आपको कि कुछ को आने देना और कुछ को आने नहीं देना। एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउटसाइड द सेल। बहुत सारे सब्सटेंस को कंट्रोल करती है, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, ठीक है, कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। फंक्शंस इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, जबकि ये क्या करती है, फंक्शंस इंक्लूड परमेबिलिटी, सिग्नल रिसेप्शन, मोटिलिटी, कंडक्शन, सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। इन सारी चीजों पर ये जो है ध्यान, ये जो है आपका कोशिका कला का काम होता है। तो आपको मैंने मेजर डिफरेंसेस बताया किसके बारे में, कोशिका भित्ति के और कोशिका कला के बारे में, यानी सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद जो हमारा अगला भाग होगा इसका, वो होगा केंद्रक। अब केंद्रक एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, केंद्रक एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो आज के वीडियो में हमने जो अभी तक बात की हुई है वो केवल जीव द्रव्य क्या है और कोशिका द्रव्य क्या है, यह मैंने आपको बताया, और कोशिका भित्ति क्या है और कोशिका कला क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। मैं एक बार बहुत ही संक्षेप में इसको रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा। जीव द्रव्य क्या है, जितने भी कोशिका द्रव्य के साथ साथ जो केंद्रक भी पाया जाता है कोशिका में, यानी कोशिका द्रव्य के साथ साथ जो केंद्रक भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ जब न्यूक्लियस को भी ऐड कर लिया जाता है, तो इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़ दिया जाए, केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो जितना भी अपारदर्शी द्रव, जितना भी एक तरह से अपारदर्शी द्रव हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये कोशिका द्रव्य में जाहिर सी बात है जो भी कोशिका के कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब इसमें आएंगी। तो फिर से एक बार, जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक सभी आता है, जबकि कोशिका द्रव्य में केवल केंद्रक को छोड़ करके, केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कोशिकांग है और अन्य भाग हैं वो सब कोशिका द्रव्य के भाग होते हैं, जो कि केंद्रक, जो कि कोशिका कला जो होती है हमारी, उसके अंदर भरा होता है। कोशिका कला और कोशिका भित्ति के बारे में बताया मैंने आपको स्पेशली कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती, यानी केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। जबकि कोशिका कला जो होती है वो दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और दोनों के मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, दोनों के किससे सब्सटेंस किससे बने हैं उसमें क्या डिफरेंस है। कोशिका भित्ति स्पेशली सेलुलोज की बनी होती है, जो एक समय बाद धीरे धीरे मोटी होती जाती है, रिजिड होती जाती है और प्रायः मृत हो जाती है। जबकि जो कोशिका कला है इसका साइज शेप लगभग मेंटेन होता है, ये स्पेशली जो बनी होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये मेजर डिफरेंस हमने आपको तो बताया थोड़ा सा, बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वीडियो में आप उसको बैक करके आप पीछे भी उसको देख सकते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पर किसी ना किसी रूप में लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अन्य कोशिकांग महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण कोशिकांगों में जैसे कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स यानी लवक, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। और कोशिका अगर है तो कोशिका का विभाजन भी होगा, तो कोशिका विभाजन पर भी हम बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो इसके जो हम केंद्रक को लेंगे और केंद्रक के बाद जितने अन्य मैंने नाम बताए आपको यानी अन्य कोशिकांगों के बारे में भी हम लोग विस्तृत बात करेंगे। थैंक यू।